नमस्ते। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही हो, जब उसकी अपनी जमीन पर आग सुलग रही हो, जब सेना पर सवालों की बौछार हो और जनता रोटियों के लिए सड़क पर भटक रही हो, तो उस देश के शासक अक्सर एक पुराना घिसा पिटा नुस्खा अपनाते हैं। ध्यान भटकाओ, दुश्मन गठों डर फैलाओ और अगर जरूरत पड़े तो अपने लोगों की कुर्बानी भी दे दो। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में वह धमाका इसी खतरनाक मानसिकता की एक और कड़ी तो नहीं? आज यही सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। कल इस्लामाबाद में शिया मुसलमानों से भरी एक मस्जिद में धमाका होता है। नमाज का वक्त, आम नागरिक, कोई सीमावाद नहीं, कोई युद्ध नहीं। और हैरानी देखिए, ब्लास्ट के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान भारत की ओर उंगली उठा देता है। न जांच, न सबूत, न फोरेंसिक रिपोर्ट, बस वही पुराना रटा रटाया बयान। इसके पीछे भारत है। यही वह पल है जहां से शक गहराता है, क्योंकि जब कोई देश सच बोल रहा होता है तो उसे जल्दबाजी नहीं होती, और जब कोई झूठ गढ़ रहा होता है तो उसे कहानी फैलाने की हड़बड़ी होती है। दुनिया हैरान है कि क्या कोई देश अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि अपने निर्दोष नागरिकों की जान दांव पर लगा दे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के इतिहास को जानते हैं, उनके लिए यह हैरानी नहीं बल्कि एक जाना पहचाना पैटर्न है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के सामने खुली किताब है। यही वह देश है जहां दुनिया का सबसे वांछित आतंकी ओसामा बिन लादेन सालों तक सेना की छावनी के पास छुपा रहा। यही वह मुल्क है जहां मसूद अजहर जैसे आतंकी खुले अमरेलिया करते हैं। यही वह देश है जहां हाफिज सईद पर कभी प्रतिबंध लगता है, कभी हट जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा कभी कम नहीं होती। और अब रिपोर्ट्स में यह भी सामने आ रहा है कि हमास के आतंकी नेटवर्क के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे देश का भारत पर आतंक का आरोप लगाना अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक बन चुका है। भारत वह देश है जो आतंकवाद का निर्यातक नहीं बल्कि आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत वह देश है जिसने 26/11 के घाव से संसद पर हमला झेला और पुलवामा में अपने जवान खोए, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर जवाब दिया। अब सवाल टाइमिंग का है। इस्लामाबाद ब्लास्ट आखिर अभी ही क्यों? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईसीयू में पड़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां कुछ हफ्तों के आयात की भी गारंटी नहीं रहती। महंगाई कई महीनों तक 30 से 40% के बीच झूलती रही। आटे के ट्रकों पर लोगों की लड़ाई, राशन के लिए लाठियां, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। उधर बलूचिस्तान सुलग रहा है, वह बलूचिस्तान जो संसाधनों से भरपूर है लेकिन दशकों से शोषण का शिकार है, जहां पाकिस्तानी सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं, जहां जबरन गायब किए जाने के मामले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठते रहे हैं, जहां हाल के महीनों में सेना पर हमले बढ़े हैं और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और सबसे बड़ा संकट, पाकिस्तानी सेना खुद सवालों के घेरे में है। आर्मी चीफ वसीम मुनीर पर आरोप लग रहे हैं कि वे राजनीतिक इंजीनियरिंग में उलझे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद देशव्यापी हिंसा ने पहली बार सेना की अजय छवि को गंभीर चोट पहुंचाई है। लाहौर से पेशावर तक लोगों ने खुलेआम सेना के खिलाफ नारे लगाए। ऐसे माहौल में अगर जनता का गुस्सा एक जगह टिक जाए तो सत्ता के लिए खतरा बन जाता है, और यहीं से शुरू होती है ध्यान भटकाने की रणनीति। पाकिस्तान में यह रणनीति नई नहीं है। हर बड़े आंतरिक संकट के बाद एक बाहरी दुश्मन सामने आता है। कभी भारत, कभी अफगानिस्तान, कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश, या फिर देश के भीतर ही कोई बड़ा धमाका, जिससे मीडिया का फोकस बदल जाए और इसी के साथ सवाल बदल जाए। याद कीजिए, जब भी बलूचिस्तान में हालात बिगड़े, देश के किसी और हिस्से में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जब भी आर्थिक मोर्चे पर सरकार फैल हुई, सीमा पर तनाव बढ़ा, जब भी सेना की भूमिका पर सवाल उठे, अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ गई। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुआ ब्लास्ट भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है, क्योंकि इससे एक साथ कई फायदे मिलते हैं। सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, शिया सुन्नी विभाजन गहराता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान मानवाधिकार और आर्थिक बदहाली से हटकर आतंकवाद पर चला जाता है, और फिर भारत पर आरोप लगाकर पुराने नैरेटिव को फिर से जिंदा कर दिया जाता है।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय लंबे समय से हमलों का शिकार रहा है। क्वेटा, कराची, पेशावर कहीं भी शिया सुरक्षित नहीं रहे और इन हमलों के पीछे अक्सर वही कट्टरपंथी संगठन पाए गए जिन्हें कभी न कभी राज्य की शय मिलती रही। अब सवाल यह नहीं है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट किसने किया, असल सवाल यह है कि किसे इसका फायदा हुआ। क्या भारत को इसका फायदा मिला? नहीं। क्या फायदा पाकिस्तान की आम जनता को मिला? बिल्कुल नहीं। क्या फायदा उन ताकतों को मिला जो सेना से सवाल पूछ रही थी? नहीं। फायदा मिला सिर्फ एक संस्था को, पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को, जिसे फिर से राष्ट्र का रक्षक बनने का मौका मिला, जिसे फिर से मीडिया की सुर्खियां कंट्रोल करने का बहाना मिला, जिसे फिर से जनता को डराने का हथियार मिला। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट कोई रहस्यमयी घटना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पुरानी बीमारी का ताजा लक्षण है। आज पाकिस्तान जिस मोड़ पर खड़ा है वहां उसे सच से भागने की आदत पड़ चुकी है। वह अपनी नाकामियों का हिसाब देने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाकर जिंदा रहना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक मासूम लोग मरते रहेंगे? कब तक धर्म को ढाल बनाया जाएगा? कब तक सेना अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश को आग में झोंकती रहेगी? दुनिया अब अंधी नहीं है। इस धमाके के बाद वही स्क्रिप्ट, वही बयान, वही आरोप, अब यह सब पढ़ाया लगने लगा है। और शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद भी पाकिस्तान को वैसी सहानुभूति नहीं मिली जैसी वह उम्मीद कर रहा था। क्योंकि जब झूठ बार बार बोला जाए तो एक दिन उसकी आवाज भी खोखली लगने लगती है। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा भारत नहीं है, सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी नीतियां हैं, उसकी अपनी सेना है और उसकी वही ध्यान भटकाने की रणनीति है जो एक दिन उसे पूरी तरह बेनकाब कर देगी। इस्लामाबाद की मस्जिद में हुआ धमाका सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, यह उस सिस्टम की चीख थी जो अंदर से सड़ चुका है। और सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या पाकिस्तान सच का सामना करेगा या फिर अगला धमाका किसी और मस्जिद, किसी और बाजार, किसी और मासूम की जिंदगी पर लिखा जा चुका है। यहाँ पर अपनी को किरदार को उजागर करने के लिए यहाँ पाया। तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम यहाँ पे अपने आप को आवाम के दरमियान में हम अच्छे हैं के निकल आए। तुम अच्छे नहीं है। तुम अच्छे होते तो ये बम धमाका इमाम बारगाह के अंदर नहीं होता, ये बम धमाका मस्जिदों के दरमियान नहीं होते। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है? तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं। जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।